तो साथियों हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज, 7वीं टेस्ट सीरीज को दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे और इसका पार्ट ए हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसको आधा ही हमने सॉल्व कर पाया था, बाकी आधा हम पार्ट बी के लिए छोड़ दिए थे। अब इसी 7वीं टेस्ट सीरीज का पार्ट बी हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों इक्का दुक्का छोड़कर सारे के सारे पॉलिटी और साइंस प्रश्नों में दोस्तों बटे हुए हैं और सारे के सारे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड है। इसमें दोस्तों आप देखेंगे सारे के सारे प्रश्न कंसेप्चुअल हैं। मैं एक एक प्रश्नों पर समय देकर बताऊंगा, थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे। अगर आप लोग रील्स के आदती नहीं होंगे तो इसको झेल ले जाएंगे और आप झेलने की शक्ति आपके अंदर विकसित हो गई है, ऐसा हमें लगता है। अब दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। आप लोग का जो बहुत बड़ा सवाल होता है तो आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, पीडीएफ डाउनलोड करते समय आप लोग टेलीग्राम को फॉलो भी करेंगे। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं। आप वीडियो को जितना ज्यादा शेयर हो सके उतना करिएगा लाइक करके। तो दोस्तों यही आपसे अपेक्षा करते हैं। हम लोग चलते हैं अपने 7वीं टेस्ट सीरीज के पार्ट बी पर। लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 91 को। बहुत अच्छा, कथन कारण से रिलेटेड आपको सवाल दिए गए हैं। कथन है, कारण है, इसको पढ़ के बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों पहले वाले को हम अगर पढ़ते हैं कथन को, तो कह रहे हैं बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जी दोस्तों बिल्कुल प्राप्त है, क्योंकि दोस्तों वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध का जन्म हुआ था। उसी दिन को उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी और उसी दिन उनका महापरिनिर्वाण यानी डेथ हुआ था। तो यही बात यहाँ कारण के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए थे। तो ये कारण आपका बिल्कुल सही है और ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। बहुत अच्छा, आगे चले हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ 92 वाले में आपसे पूछा जा रहा है, बड़ा ही अच्छा फैक्चुअल सा प्रश्न है। आपसे दोस्त पूछ रहे हैं क्या कि विचार करना है कथन पे और बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है दोनों में से। तो सही पूछ रहे हैं आपसे, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। वैसे तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के सेंस में देखें तो दुधवा टाइगर रिजर्व में ठीक ठाक यानी ज्यादा यहाँ पर टाइगर हैं, लेकिन दोस्तों यह राष्ट्रीय स्तर पर पूछा जा रहा है यानी राज्यों के सेंस में। तो सबसे ज्यादा तो एमपी में यहाँ पर आपको टाइगर दिखेंगे, उत्तर प्रदेश में नहीं है सबसे ज्यादा। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगी। और यहाँ पर कह रहे हैं 2021 में बाघ मित्र पहल शुरू की गई थी। मेरे भाई 2019 में शुरू किया गया था। 2019 में बाघ मित्र पहल शुरू किया गया था और 2023 में इसे ऐप के माध्यम से जोड़ा गया था। तो यहाँ पर ये वाला आपका ये भी गलत हो गया। यहाँ पर आपसे सही पूछा जा रहा है, तो सही आपका ये डी हो जाएगा। न तो एक न तो दो, कोई भी सही नहीं है, यानी दोनों गलत हुए। आगे दोस्तों हम 93 वाले को देखें तो यहाँ आपसे एक फैक्चुअल वन लाइनर प्रश्न पूछा जा रहा है। जैन धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का साक्ष्य है। मैं कई बार बताया हूं, एक्सप्लेन करा करा के बताया हूं। ये जो 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है दोस्तों, एक बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय यही है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में है दोस्तों। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है। ये भगवती सूत्र क्या है? जैन ग्रंथ है। तो आपसे जैन धर्म में पूछा जा रहा है किस जैन धर्म में, किस जैन धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो भगवती सूत्र, क्योंकि यही जैन धर्म है। अगर बौद्ध धर्म पूछा होता तो अंगुत्तर निकाय हो जाता। और आप लोगों को बता दूं, इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। आपको यहां से एक सवाल और बनता है दोस्तों, यहाँ पर वज्जी और दोस्तों ये जो मल्ल है, यही दो दोस्तों यहाँ पर गणतांत्रिक थे, बाकी सब राजतांत्रिक थे। आप लोग जानते हैं इसके बारे में। आगे अगर हम लोग देखें 94 वाले में, तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में विद्युत सखी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों गांव की जो खलिहर महिलाएं हैं उनको दोस्तों बिजली संग्रह में सरकार लगाकर उनको सशक्त बनाना चाहती है। एक तरह से बिजली बिल वो इकट्ठा करेंगी जा जाकर सबको। तो यहाँ पर यही है, ग्रामीण महिलाओं को बिजली बिल संग्रह में शामिल करके उनको सशक्त बनाना है। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों यहाँ लखपति दीदी से दे दिया है, गजब का सवाल। यानी दीदी को लखपति बनाना है। कैसे लखपति बनाएंगी? लखपति दीदी पहल किसके बारे में है दोस्तों? तो सरकार का कहना है कि सुनिश्चित करना है कि जो मतलब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको साल भर में कम से कम 1 लाख या उससे अधिक कमवाना है। तो यही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 लाख रुपए से अधिक कमाएं, यह सुनिश्चित करता है कि महिलाएं वार्षिक में, 1 वर्ष में। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब हम दोस्तों 96 वाले को देखें तो
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल दिया है दोस्तों, गजब का सवाल है, थोड़ा ध्यान देंगे, बड़ा ही कंसेप्चुअल सवाल है ये। इसमें ज्यादा आपको मतलब फैक्ट याद नहीं है, थोड़ा कंसेप्ट लगाएंगे तो हो जाएगा। यहाँ कर रहे हैं भारतीय चुनाव आयोग के संदर्भ में जो दिया है, बताना है हमें सही क्या है। तो जरा ध्यान से देखें। आप लोग जानते हैं चुनाव आयोग के बारे में हमारे संविधान में चर्चा है, जिसकी चर्चा संविधान में होती है वह संवैधानिक निकाय होता है, यानी है संवैधानिक तंत्र है, और एक अस्थायी निकाय है भी है। तो ये पहला वाला तो आपका ठीक हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो दोस्तों दूसरा वाले स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं यह भारत में लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रबंधन करती है। बिल्कुल करती है दोस्तों, लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, ऐसे चुनाव ये भारत निर्वाचन आयोग करवाती है। और पंचायतों का जो चुनाव होता है दोस्तों, वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है, भारत निर्वाचन आयोग नहीं। तो ये वाला यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। तो आपका कौन सा सही हुआ दोस्तों? सही कौन सा हुआ आपका? 96 का आपका क्या हो जाएगा? ये केवल दो गिन के बताना है ना कितने, तो केवल दो सही हुए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। आगे हम लोग बढ़े, अगर ये 97 वाले को देखें तो यहाँ पर आपको मिलान से संबंधित प्रश्न दिया है। अगर आप लोग 74वां संविधान संशोधन जानते होंगे तो उसके बारे में पढ़ लेंगे। 73वां तो पंचायत से संबंधित था और 74वां तो दोस्तों शहरी निकाय से संबंधित था, उसी को हमें मिलाना है, मिला के बताना है। तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन में हम लोग आरक्षण का जो प्रावधान था वो 243 डी में दिया गया था, तो 243 डी में। लेकिन दोस्तों ये जो शहरी निकाय है इसमें जो आरक्षण का प्रावधान किया है कि महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान, तो ये 243 टी में दिया है। तो ये कहाँ है दोस्तों? टी वाला कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। और प्रश्न बनाने वाला भी जानता है, बच्चे इसे जानते हैं, तो यहां से काम नहीं बनेगा आपका। अब दोस्तों यहां पर जो क्यू दिया है 243 क्यू, 243 क्यू, यहां पर दोस्तों ये क्या है? ये एक मतलब पंचायत परिषद में नगर निगम की स्थापना की बात करता है दोस्तों ये। तो यही हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये जो क्यू वाला है नगर पालिकाओं और नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, इन सब की जो स्थापना से संबंधित है, तो यहाँ ये हो जाएगा। तो आपका ये चला आएगा दूसरे पर, यहाँ छुपा हुआ है ये। और ये यहाँ पर यस वाला 343 यस है, ये वार्ड समितियों के गठन और संरचना से संबंधित है। और बाकी एक बचा है आर आपका, ये नगर पंचायत, सॉरी यहाँ पर ये हमने गलत मिला दिया, ये 243 आर यहाँ आ जाएगा, नगर पालिकाओं की संरचना संबंधित। तो आपका यहाँ पर सवाल ये आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला होगा, 2 वाला हो जाएगा। ए वाला 2 पे गया, बी वाला 3 पे, सी वाला 4 पे, सही है। आगे चले हम लोग देखें अगर दोस्तों 98 वाले में, यहाँ आपको नालसा से संबंधित दिया है। नालसा के बारे में हमने एक बार डिटेल से बताया था, अगर हमारा पुराना इसके दूसरा वाला अगर देखे होंगे दोस्तों पॉलिटी का, क्योंकि हमने यहाँ पर 3-4 टेस्ट सीरीज हमने सेक्शनल करवाया है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और साइंस। पॉलिटी वाले में देखेंगे तो वहां पर ये मैंने डिटेल से करवाया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं दोस्तों नालसा के बारे में दिए हैं, बताना है कि कौन सा सही है। तो दोस्तों नालसा जानते हैं क्या होता है? जो गरीब तबके के होते हैं, जो एफर्ट नहीं कर सकते, उनको निःशुल्क न्याय दिलाने के लिए दोस्तों ये बनाई गई है संस्था। तो एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो यस दोस्तों बिल्कुल सही है यहाँ पर, ये पहला वाला तो आपका यहाँ पर ये सही हो जाएगा। दूसरे में अगर हम लोग देखें तो ताल्लुक न्यायालयों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के सभी स्तर के जो कोर्ट हैं सब में संस्थागत स्थापना किया गया, यानी सबके लिए ये होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि ताल्लुक न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के सभी लेवल पर ये होता है, विधिक सेवा ये स्थापित की गई है। तो यहाँ पर आपका दूसरा हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 99 को। बहुत अच्छा, मैचिंग से संबंधित सवाल दिए गए हैं। आधा हमारा यहाँ पर है, आधा कट गया, अगले पेज पर चला गया है। तो एक तरफ आपको यहाँ पर आर्टिकल्स दे दिए गए हैं, दूसरी तरफ उससे संबंधित विषय दे दिए गए हैं। तो कौन सा आर्टिकल किस विषय से संबंधित है मिलाकर बताना है। तो हम लोग खूब पढ़े हैं, खूब रटे हैं। अनुच्छेद 124 ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है, और राज्यपाल के नियुक्त होने की अर्हताएं हैं दोस्तों, वो अगले पेज पर होगा। राज्यपाल के नियुक्त करने की जो मतलब नियुक्ति होने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए वो 157 157 में दिया गया है। और ये 139 क्या है? 139 दोस्तों ये बताता है जो सुप्रीम कोर्ट कुछ विशेष तरह की जो रिट जारी करता है उच्चतम न्यायालय को, वो उसको शक्ति देता है। तो अगले पेज पर है, थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब पैदा कर रहा है दोस्तों, तो आगे यहाँ पर हमें कट करके देखना पड़ेगा।
और यहाँ तो आप लोग जानते हैं, यहाँ अच्छे से जानते हैं जो अनुच्छेद 148 यह कैग से संबंधित है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हो जाएगा। और 157 अभी जो मैं बताया था वो अगले पेज पर है, वो राज्यपाल के नियुक्त होने की अर्हताएं, ये तो वहां चला जाएगा। और वहां जो एक दूसरा वाला था दोस्तों, ये यहाँ पर चला आएगा। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे, सी वाला हमारा 4 पे जाएगा और डी वाला तो हमारा वो सी पे चला जाएगा, तो 1 पे जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 99 का आपका सी हुआ। आगे अगर हम लोग यहाँ पर ये 100 वाले को अगर देखें, तो सामूहिक विशेषाधिकार से संबंधित आपको प्रश्न दिए गए हैं। थोड़ा सा यहाँ हमें ध्यान से देखना पड़ेगा इसे। तो कह रहे हैं सामूहिक विशेषाधिकार से संबंधित आपको सवाल पूछा जा रहा है और बताना है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसे हमें फोकस रहना पड़ेगा। तो पहले वाले स्टेटमेंट में कह रहे हैं संसद के सदन जांच कर सकते हैं कि गवाहों और संबंधित कागजातों और अभिलेखों को तलब कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरे वाले में अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं न्यायालय सदन या इसकी समिति की कार्यवाही की जांच के लिए निषेधित है, यानी जांच नहीं कर सकता है मेरे भाई, क्योंकि वो तो न्याय से संबंधित है, विधायिका से संबंधित है, तो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अनुच्छेद 50 में दिया है विधायिका और न्यायपालिका की अलगाव की बात किया गया है। तो ये भी बात सही है, यानी दोनों के दोनों सही हुए। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि गलत क्या है, यानी सही नहीं है, तो ऐसे हमारा डी हो जाएगा, यानी कोई ऐसा नहीं है जो गलत है यहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे इसे। आगे अगर हम लोग 101 वाले पर अगर हम लोग नजर डालें, तो यहाँ आपको राज्यपाल की संवैधानिक विवेकाधीन शक्ति के बारे में दिया है, यानी वो अपने मन से क्या कर सकता है, अपने विवेक से उसे कुछ करने की जो शक्ति प्राप्त है वो क्या है यहाँ पर। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। तो पहले वाले जो ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है, पहले वाले स्टेटमेंट में कह रहे हैं, यहाँ थोड़ा और ध्यान देंगे, पहले इसे सही पूछा जा रहा है, क्योंकि इसे हम पहले मार्किंग करना सीख जाएंगे, आदत बना ले हम लोग अपनी। तो कह रहे हैं पहले वाले स्टेटमेंट, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना, बिल्कुल अगर राज्य के हालात खराब है तो राष्ट्रपति से कह सकता है भाई यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दो, कुछ ठीक नहीं है। तो आप कमेंट करके बताइए किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। दूसरा वाला कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से राज्य की प्रशासनिक और विधायी मामलों की जानकारी प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल जैसे राष्ट्रपति मांगता है प्रधानमंत्री से, तो ये भी सही है आपका। तो तीसरे वाले में कह रहे हैं राज्य विधानसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, तो दोस्तों यही बात, ये भी सही है। अगर किसी के मुख्यमंत्री है, उसकी डेथ हो जाए, कोई उत्तराधिकार नहीं है, तो भी अपने मन से कर सकता है वहां पर विवेकाधिकार का प्रयोग करके। और किसी भी पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिला, जैसे अभी यूपी में चुनाव हो, सपा बसपा भाजपा में किसी को न मिले, तो वहां पर वो अपना विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त कर सकता है। तो तीन के तीनों आपके यहाँ पर सही हुए, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं यहाँ 102 वाले में, तो यहाँ पर भी कट गया है, आधा अगले पेज पर है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। संविधान की छठी अनुसूची यानी जो संविधान की 6वीं शेड्यूल है, उसके बारे में आपको राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में उपबंध किया गया है। आप लोग जानते हैं 6वीं अनुसूची में, तो कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों ये पूछना चाह रहे हैं कि 6वीं अनुसूची में कौन सा शामिल नहीं है। तो आप लोग जानते हैं 6वीं अनुसूची की बात जब आती है तो हम लोग एक कोटेशन बताए हैं दोस्तों, क्या होता है, मिस्टर यानी मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो मिस्टर अमेत यानी मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, यही 4 राज्य दोस्तों हैं और 6ठी अनुसूची में। तो यहाँ पर दोस्तों सिक्किम नहीं होगा, जो सिक्किम दे दिए हैं यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कह रहे हैं कौन सा शामिल नहीं है, तो यही नहीं है। बाकी और असम तो है ही, यहाँ मेघालय तो है ही, मिजोरम है ही, सब लोग समझ गए, त्रिपुरा भी है, यहाँ नहीं दिए हैं। तो 103 में दोस्तों पूछा जा रहा है हमसे संविधान मतलब 96 अमेंडमेंट यानी 96वां संविधान संशोधन जो 2011 में हुआ था, उससे संबंधित कर रहे हैं, वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे यहाँ पर ये भाषा से थोड़ा सा इसमें कनेक्शन है। 96वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से जो हमारा दोस्तों ओडिसी भाषा है, तो जो कि 8वें शेड्यूल में है, तो ओडिसी को ओडिया किया गया था, तो उसमें यहाँ या उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया था। तो ये दोस्तों है 96वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से।
और दोस्तों यहाँ पर जो सवाल पूछा जाता है थोड़ा सा और जान लीजिए, आपको काम देगा। कुछ सिंधी भाषा जो जोड़ी गई थी दोस्तों, ये कब जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी दोस्तों 21वां संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 1967 के माध्यम से ये जोड़ी गई थी। तो जो आपसे पूछा जा रहा है इसके बारे में, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। वैसे आप लोग जानते हैं 8वीं अनुसूची में थोड़ा सा ये जान लेंगे तो आपको काम देगा। 8वीं अनुसूची में उन्हीं भाषाओं को रखा जाता है जिनको आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त हो जाती है, तो उनको 8वीं अनुसूची में रख दिया जाता है। और दोस्तों पहले जान लीजिए, मूल संविधान में हमारे 14 भाषाओं को रखा गया था, फिर बाद में इसे 8 भाषाओं को और जोड़ा गया था। वो 8 भाषा कौन है आप थोड़ा सा पता करेंगे। संख्या 104 को आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको पढ़ के बताना है कि आखिर सही क्या है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पर पहला स्टेटमेंट को, कह रहे हैं राष्ट्रपति 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो यहां तक बात दोस्तों ये ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो सदस्यों की जो 6 समिति होती है, वही समिति जिसको सिफारिश करती है राष्ट्रपति उसी को नियुक्त करता है। उस समिति में कौन कौन होते हैं जान लीजिए, पूछा जाता है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, 4 हो गए, और लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति होते हैं। तो 6 लोग हो गए, यही 6 लोगों की सिफारिश, 6 लोगों की समिति होती है। इन्हीं की सिफारिश पर राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री करते हैं। तो यहां पर ये आधी बात गलत हो गई, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। दूसरे वाले में कह रहे हैं यह एक वैधानिक निकाय है और सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। तो 104 का आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी केवल दूसरा सही है आपका। आगे अगर हम लोग 105वें वाले को देखें, तो आपको यहाँ 74वां संविधान संशोधन 1992 से संबंधित आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन पर विचार करके हमें और बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग जानते हैं 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? 73वां तो हम लोगों के जुबान पे रटा होगा ना, पंचायत से संबंधित था। इसके जस्ट बाद जो 74वां हुआ था वो शहरी निकाय से संबंधित था। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं, यहाँ पर इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है। तो दोस्तों पहला वाला हम देखेंगे, तो इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यस, 73वां के द्वारा 11वीं जोड़ी गई थी और इसके द्वारा ये 12वीं जोड़ी गई थी। तो ये सही है आपका। यहाँ बी में कह रहे हैं अनुच्छेद 243 इस अधिनियम के अंतर्गत नगर पालिकाओं की 29 कार्यात्मक मदें शामिल की गई है। तो यहां पर दोस्तों थोड़ा फोकस करिए, ये गलत हो जाएगा। वो 18 विषय दिए गए हैं, यानी जो यहाँ पर नगर पालिकाओं को कुल 18 विषय दिए गए जिन पर वो अपनी कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ये 29 नहीं 18 हो जाएंगे, यानी यही गलत हुआ और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि बाकी सब सही है हमारे। महिलाओं के लिए कुल सीटों का इसमें दोस्तों कम से कम 1/3 यानी 33% रिजर्वेशन है। और अभी मैंने उसको बारे में बताया था, वो मतलब 43 टीमें है। तो यहाँ पर है, इसके स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यस, बी वाला केवल आपका गलत हुआ था। आगे अगर हम लोग यहाँ 106 वाले को देखें, तो आपको लोक लेखा समिति के बारे में दिया है। दोस्तों जानते हैं संसदीय समितियां 2 तरह की होती हैं, अस्थायी समितियां और तदर्थ, जिसे एडहोक हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों वही अस्थायी समितियों के अंतर्गत आती हैं जो हमेशा रहती हैं, और एडहोक वाला तो समय समय पर बनती हैं फिर हटा दिया जाता है। तो इसमें दोस्तों मुख्य रूप से तीन वित्तीय समितियां मुख्य रूप से होती है। दोस्तों हम लोग जानते हैं प्राक्कलन समिति होती है जो सबसे बड़ी समिति है, इसमें 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं। फिर दोस्तों आता है लोक लेखा समिति, इसमें दोस्तों 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और होता है दोस्तों इसमें और एक और होती है जो उसमें कह सकते हैं हम लोग, एक और होता है उसका नाम नहीं आता रहा, इसी में होगा, दिखाएंगे अभी, तो वो भी है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कथन पर विचार करना है, बताना है सही क्या है। तो यह समिति भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित की गई थी। नहीं मेरे भाई, यह लोक लेखा समिति जो थी, यह 1919 वाला एक्ट जो आया था ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला जो सुधार था, तो उसके तहत इसकी बात की गई थी और स्थापना इसके 2 साल बाद 1921 में किया गया था। तो ये याद रखे रहेंगे। तो ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा। इस समिति में किसी भी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता है। जो भी 22 लोग होते हैं ना, यहाँ पर 22 जो सदस्य होते हैं उसमें कोई भी मंत्री नहीं रहता है। तो ये बात सही है। इस समिति का अध्यक्ष अनिवार्यतः सत्ता दल से चुना जाता है। नहीं मेरे भाई,
1967 से ही ऐसी परंपरा है। ये अब लीडर ऑफ अपोजिशन यानी जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं, विपक्ष जो होता है वहां से चुना जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका केवल 2 सही हुआ, तो हम लोग देख लेते हैं भाई केवल 2 कहाँ है, तो केवल 2 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है। तो चले हम लोग आगे देखते हैं 107वें वाले में अगर हम लोग देखें यहाँ, तो आपको दिया गया है क्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि सही क्या है। तो साथियों देखिए हम लोग पहले वाले स्टेटमेंट में हम लोग जानते हैं यहाँ हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है यह केंद्र के, यहाँ पर अगर हम लोग संविधान को अगर अच्छे से पढ़ें, संविधान जो हमारे 22 भाग दिए गए हैं, 5वां भाग दोस्तों केंद्र से संबंधित है और आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट केंद्र में ही आता है। तो जो 124 से 47 तक है ना, तो उसके बारे में आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर ये भाग 6ठे में नहीं, भाग 5वें में आता है। 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय की शक्तियों का वर्णन किया गया है, लेकिन वह 5 भाग 5वें में है, 6ठे में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। दूसरे वाले स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल की टेन्योर यानी अवधि निर्धारित की गई है, तो नहीं मेरे भाई, वो निर्धारित नहीं की गई, बस इतना कहा गया है कि वह 65 साल तक वो दोस्तों काम करेगा, इतना कहा गया है, लेकिन उनका जो टेन्योर है वो निर्धारित नहीं किया गया है, तो ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या हुआ यहाँ पर, तो सही तो यहाँ पर कोई नहीं हुआ, ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नहीं, सही पूछा गया है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक आंख यहाँ पर जरूर लगाए रखेंगे। आगे दोस्तों हम लोग अगर 108वें वाले का अगर हम लोग फोकस करें यहाँ, तो आपको दिया है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कैट जिसे हम लोग कहते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का काम क्या होता है दोस्तों, जो सिविल सर्विस अधिकारी होते हैं उनके से संबंधित जो इशू होता है ये यही देखती है दोस्तों, इसके बारे में आप लोग खूब जानते हैं। तो यहाँ पर करें इसके संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन हमारा सही है, तो थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर इसके बारे में। तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो संविधान में अगर इसका एक सवाल पूछा जाता है इसका किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो 323 ए से संबंधित है ये केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट। तो यहाँ कह रहे हैं अखिल भारतीय सेवाओं, रक्षा बलों, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी सहित लोक लेखा सेवकों की भर्ती सेवा मामलों पर इनका मूल अधिकार है। तो यहाँ पर मेरे भाई रक्षा बलों और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित नहीं है, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, इसका यहाँ पर ये गलत दे दिए हैं, तो ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा। तो हम लोग दूसरे वाले स्टेटमेंट को देखें, तो यहाँ कह रहे हैं यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं, तो बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, तो केवल सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी। आगे अगर हम लोग 109 वाले को देखते हैं, तो यहाँ कह रहे हैं किन संवैधानिक उपबंध के बारे में यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि किन संवैधानिक उपबंधों में संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जाता है। साधारण बहुमत मतलब 50% +1 की बात कर रहे हैं ये, और जो 368 के तहत संशोधन होता है वो साधारण बहुमत में नहीं आता। तो यहाँ जैसे नए राज्यों का कोई नया राज्य बनाना हो, यस आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 3, नए राज्यों का गठन करना हो, सीमाओं में परिवर्तन करना हो, विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण करना हो, आप लोग जानते हैं इसके बारे में 169 से संबंधित है। अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो किसी में बनाना होता है या कहीं बिगाड़ना होता है तो इसी के तहत होता है, तो वो भी साधारण बहुमत से। तो चारों के चारों स्टेटमेंट आपके सही हुए, तो कहाँ है ऑप्शन आपका, यहाँ पर है, डी में है यहाँ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग 110 वाले पर अगर हम लोग नजर डालें, तो यहाँ आपको समेकित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है, यहाँ पर दिया है इंग्लिश में कंसोलिडेटेड फंड के बारे में। तो आपसे कह रहे हैं समेकित निधि पर भारित व्यय के अंतर्गत किसमें आता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप मोटा मोटा ये दिमाग में रखिए, जो केंद्र सरकार के पदाधिकारी होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन दोस्तों जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं उनका पेंशन इसके तहत होता है, और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका तो जिस राज्य में होते हैं उस राज्य से दिया जाता है, लेकिन जब रिटायर्ड हो जाते हैं भाई सब राज्य झगड़ा करेंगे, भाई हमारे यहाँ थोड़े दिन रहे उनके यहाँ ज्यादा दिन रहे, हम क्यों दें, इसलिए केंद्र के हिसाब से दिया जाता है। तो कह रहे हैं यहाँ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, तो यहाँ पर दोस्तों आधी बात सही है आधी गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको दिया जाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दोस्तों राज्य के संचित निधि दिया जाता है, कि ये बात यहाँ गलत हो जाएगी, हालांकि पेंशन की बात रहता तब पेंशन तो देता है। केंद्रीय मंत्रियों के वेतन और भत्ते यहाँ पर बात की जा रही है, तो उनको दोस्तों ये संसद के द्वारा जो निर्धारित किया जाता है, ये इसके फंड से नहीं होता है, ये भी यहाँ पर गलत हो गया। ऋण प्रभार जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है, जिसमें ब्याज भी शामिल होता है, तो यस ये सही है। राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं भत्ते, यस
तो यहाँ पर आपके दो ही केवल सही है, आपको पूछा जा रहा है कूट का उपयोग करके सही उत्तर आपको बताना है। तो आपका यहाँ 3 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 110वें का आपका कौन सा हो जाएगा? 110वें का आपका सी हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए यहाँ पर। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 111 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, सार्वजनिक उपक्रम समिति, यस यही बात अभी हमें याद नहीं आ रही थी जो मैं आपको अभी बता रहा था। तीनों में जो बताया था ना वहां पर, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम की समिति, 3 सदस्यों का नाम ले रहा था तो एक नहीं ले पाया था, तो वही है एक सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये भी दोस्तों 22 सदस्यों की दोस्तों समिति होती है, 15 + 7 आप लोग समझ गए हो, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है यह समिति जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी, तो नहीं मेरे भाई, यह जॉन मथाई की समिति के बताई उनकी सिफारिश पर नहीं बनाई गई थी। जॉन मथाई की समिति सिफारिश पर ये 1950 में प्राक्कलन समिति बनाया गया था। तो ये बात आपके यहाँ पर ये गलत हो जाएगी दोस्तों। इसे जो बनाया गया था कृष्ण मेनन समिति के आधार पर बनाया था। KM मैं लिख दे रहा हूं, कृष्ण मेनन समिति 1964 में ये बनाया गया था। तो ये बात यहाँ पर ये गलत हो गई। क्यों गलत हुई वो मैंने लिख कर बताया। और दूसरे वाले में कह रहे हैं इसकी सिफारिशें मंत्रालय पर बाध्यकारी होती है। तो दोस्तों जितनी आप देखेंगे संस्थाओं का जो सिफारिश होता है वो बाध्यकारी नहीं, सलाहकारी होता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा कर सकते हैं, ये नहीं ऐसा करना चाहिए, यानी वो सिफारिश करते हैं, बाध्यकारी नहीं होता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका कह रहे हैं सही कौन सा हुआ? तो सही के मामले में हमारा यहाँ पर तो सही कोई नहीं हुआ मेरे भाई, तो आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे अगर हम लोग 112 वाले को देखें तो बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है। तो बलवंत राय मेहता समिति के बारे में खूब जानते होंगे आप लोग। यह त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिए थे और इसके संबंध 1957 में। तो इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की जांच की थी, बिल्कुल किया था। और उसके साथ ही साथ इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत यानी 3 लेवल के पंचायत का दोस्तों इन्होंने अपना सुझाव दिया था। तो इसने द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की। नहीं मेरे भाई, ये 3 स्तरीय वाला किया था, द्विस्तरीय वाला नहीं। तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो ये गलत हो जाएगा, तो ये उत्तर नहीं हो सकता आपका, जहां जहां 2 हो। इस समिति की सिफारिश को राष्ट्रीय विकास परिषद ने अस्वीकार कर दिया था। नहीं मेरे भाई, स्वीकार किया था, ऐसा नहीं है, स्वीकार किया था। 1958 में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था इसे। तो यहां पर यह भी गलत हो जाएगा। तो केवल आपका ए सही हुआ, आपका 12 का केवल ए हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। आगे चले हम लोग अगर 13 वाले को देख लें तो भाषाई अल्पसंख्यक के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। हम लोग जानते हैं हमारे संविधान के भाग 17 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। और दोस्तों उसी में अनुच्छेद जो 350 वाला मैटर है, अनुच्छेद 350 बी में बताया गया है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक है उसके लिए राष्ट्रपति एक अधिकारी नियुक्त करेगा। तो वही बात यहां पर कह रहे हैं, इस प्रावधान के संविधान के अनुच्छेद 350 बी के द्वारा इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये बात तो यहां तक ठीक है, ये सही है आपका यहां पर। अब दूसरे वाले स्टेटमेंट करें भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नहीं मेरे भाई, राष्ट्रपति के अंतर्गत कार्य करता है, तो ये गलत हो जाएगा। संसद की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, और संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है नहीं, ये राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो 13 का आपका केवल एक सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपसे सही पूछा जा रहा है, इसको देखकर आप मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर आपका 114 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कैग के बारे में बात की जा रही है, अनुच्छेद 148 समझिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि विचार करना है और बताना है हमें सही क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फोकस रहिए। पहले वाले में कह रहे हैं कि यह अनिवार्य रूप से कानूनी, विनियामक और औचित्य संबंधित लेखा परीक्षक आयोजित करता है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान लीजिए, जो कैग होता है वो अनिवार्य रूप से कानूनी और विनियामक लेखा परीक्षक का आयोजित करता है, लेकिन औचित्य संबंधित जो लेखा परीक्षक होता है ये अनिवार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिर्च डालकर आपको तीखा आपके भोजन को दोस्तों डिस्टर्ब करने के लिए कर दिए हैं। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े गलतियां दी जाती हैं, जिससे माइनर सा थोड़ा कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे, तो इसलिए यह गलत हो गया। दूसरे वाले में कह रहे हैं राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, विनियोग खाता, वित्त खाता और सार्वजनिक उपक्रम कर लेखा परीक्षक रिपोर्ट। तो यस, ये 14 वाले में हमारा दूसरा वाला जो है ये तो सही हो गया, पहला गलत है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। बहुत अच्छा। आगे हम अगर 15 वाले को देख लें
तो यहाँ आपको अभी तो कैग से बारे में पूछा जा रहा था CAG, अब आपको AG के बारे में पूछा जा रहा है, अटॉर्नी जनरल, जिसे दोस्तों हिंदी में हम लोग भारत के महान्यायवादी कहते हैं। तो भारत के महान्यायवादी क्या होता है? भारत सरकार का सरकारी वकील होता है जो उनकी तरफ से हर वक्त खड़ा रहता है। और जैसे राज्य सरकार के लिए जैसे महा आयुक्त तो होता है वहां पर, तो ऐसे यहाँ पर केंद्र सरकार के लिए महान्यायवादी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं आपसे, ध्यान दीजिए सही क्या है यहाँ पर। तो कह रहे हैं आपसे पहले वाले में, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो बिल्कुल की जाती है। इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, तो नहीं मेरे भाई, इसका टेन्योर दोस्तों, जो महान्यायवादी का टेन्योर है, ये निश्चित नहीं होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहता है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो दूसरा जहां जहां है आप काट दोगे तो आपका उत्तर शायद आसान हो जाएगा। तो और जानते हैं ये जो कैग मतलब AG होता है, भारत का महान्यायवादी होते हैं, इनको आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये सांसद है, बस केवल वोट नहीं करते हैं, बाकी वो हर एक सांसद जैसा बैठते हैं, सारी कार्रवाई वहां पर नजारा देखते हैं, लेकिन बस वोट नहीं देता है। तो वह संसद के दोनों सदनों, संयुक्त बैठक तथा संसदीय समितियों की कार्यवाही में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है, तो बिल्कुल है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर ये 3 वाला सही हो जाएगा। 1 और 3 आपका सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी, 115 का आपका सी हुआ। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 16 वाले में जो पूछा जा रहा है आपसे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा अब साइंस के सवाल आ गए हैं, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। आपको एक तरफ यहाँ परिघटना दे दिया गया है और उस परिघटना का कारण क्या है ये बताना है मिलाकर। तो हम लोग खूब पढ़ते आए हैं मेरे भाई, खूब पढ़ते आए हैं। हम लोग जो अपना शीशा में मुंह देखते हैं तो क्या होता है, प्रकाश शीशा में जाता है, टकराता है, दूसरी तरफ शीशा में कलई किया गया है, इसलिए प्रकाश उस पार नहीं जाता है, लौट कर आता है तो हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। तो दर्पण का कार्य प्रकाश का परावर्तन करना होता है। आकाश नीला रंग का दिखाई देता है, इसका मतलब आकाश में जो धूल कण हैं प्रकाश को वहां पर टकरा कर बिखेर दे रहे हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कर रहे हैं। पानी में डूबी हुई जो पेंसिल होती है मुड़ी हुई दिखाई देती है, या नींबू डाल देंगे तो बड़ा दिखाई देगा, अपना हाथ डालेंगे तो जैसा लगेगा कि गहराई से कम ऐसा नजर आता है। तो ये सब प्रकाश का अपवर्तन, यानी इंग्लिश में हम लोग इसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो बिल्कुल मृग तृष्णा, जिसे हम लोग दोस्तों हम लोग गर्मियों में देखते हैं ना, सड़क पर हाईवे पर निकलते हैं तो वहां पर इसी को एक दूसरे भाषा में मृग मरीचिका बोला जाता है। तो वहां पर ऐसा लगता है आगे पानी है लेकिन पानी रहता नहीं है, तो वैसे लगता है प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण। तो ये है इसका, तो यानी सब सीधे सीधे मिले हैं, तो आपका ऑप्शन जो होना चाहिए ये बी वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी। 16 का आपका बी हुआ। आगे अगर हम लोग बढ़ जाए यहाँ 17 वाले को अगर देखें तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, कथन कारण से रिलेटेड सवाल है। तो ऐसे सवालों को थोड़ा सा गौर से करना होता है, क्योंकि कथन कारण, मिलान और यही सब सवाल क्रोनोलॉजी कैसे पूछे जाते हैं। तो ये सवाल मैं एक बार बताया था जब साइंस वाला करा रहा था अपना सेक्शनल। तो कोई पिंड स्थैतिक साम्यावस्था में होता है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण शून्य होता है। ये बात बिल्कुल सही। जैसे दरवाजा है, दरवाजे पर आप जो बल लगाते हो दरवाजा घूम जाता है, यानी जो एक्सिस के सहारे चीजें घूमती है तो उन पर बल आघूर्ण कार्य करता है। तो ये बात यहाँ पर सही है। दूसरा कारण में कहा जा रहा है कुल बल आघूर्ण शून्य, यह सुनिश्चित करता है कि कोणीय त्वरण शून्य नहीं है। तो यहाँ पर कुल बल आघूर्ण शून्य यह सुनिश्चित करता है कि कोई कोणीय त्वरण शून्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कहना चाह रहे थे कोणीय त्वरण शून्य है लेकिन नहीं कर दिए हैं, तो यानी कोई बॉडी रुकी हुई है, यानी इसका मतलब उस पर कोणीय त्वरण नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब ये यहां पर चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो चले हम लोग देखते हैं आगे। यहां पर 18 वाले को देखें तो यहां आपको मंकी पॉक्स से संबंधित प्रश्न दिया है, जिसे शॉर्टकट में हम लोग एम पॉक्स बोल देते हैं। तो यहां पर क्या दिया है, मंकी पॉक्स के बारे में बताना है। तो यह एक आरएनए वायरस है जो पॉक्सिड विरिडे वर्ग से संबंधित है। तो दोस्तों ये बात तो यहाँ पर नहीं है, आरएनए नहीं है, डीएनए वायरस से संबंधित है यहाँ पर। तो ये आप लोग याद रखें, मंकी वायरस डीएनए वायरस संबंधित है, मंकी पॉक्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे अंतरराष्ट्रीय चिंता से जुड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। तो बिल्कुल ये दूसरा वाला आपका सही है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, हम लोग जरा आगे बढ़कर देखें तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कौन सा कथन सही है। तो सही के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो सही यहाँ पर हमारा यही दूसरा वाला ही होगा, पहला तो गलत हो गया था। आगे देखें यहाँ पर केवल सी हो जाएगा। तो 19 वाले में हमें थोड़ा देखें यहाँ पर की स्टोन प्रजाति के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे भाई ये की स्टोन प्रजाति क्या होती है।
तो जैसे चाबी के बिना गाड़ी नहीं चालू हो सकती, ऐसे दोस्तों हमारे पर्यावरण में कुछ जीव होते हैं जो संख्या में तो बहुत कम होते हैं, लेकिन वो पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वही है, संख्या में कम तो है लेकिन वो बाकी और प्रजातियों को एक तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनके रहने से पर्यावरण का इकोसिस्टम बना रहता है। तो बाइसन, प्रेयरी डॉग, उदबिलाव, अंजीर, ये सब जो दिए हैं दोस्तों, सब के सब कीस्टोन प्रजाति के उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग 20 वाले में देखें तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक तरफ आविष्कारक दे दिए हैं और दूसरी तरफ उससे मतलब उन्होंने क्या आविष्कार किया है। तो आविष्कारक और आविष्कार उन्होंने क्या किया है, नाम है, मिलाकर बताना है। तो दोस्तों हम लोग बड़े अच्छे से मिला लेंगे। एक्सरे मशीन को हम लोग जानते हैं एक्सरे, तो रोएंटजन ने इसकी आविष्कार किया था। डायनमो को हम लोग खूब जानते हैं, आज जो जनरेटर है दोस्तों इसका मतलब इन्होंने आविष्कार किसने किया, फैराडे ने। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल और दूरबीन गैलीलियो, सब सीधे सीधे मिले हुए हैं, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे 121 वाले पर हम लोग बढ़े अगर, तो आपसे पूछा जा रहा है कथन कारण का सवाल देकर, कथन दिया है, कारण है, पढ़ के आप बताएंगे कि सही क्या है। तो दोस्तों कह रहे हैं पृथ्वी पर सभी वस्तुएं समान दर से गिरती हैं। तो दोस्तों अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को हटा दिया जाए, ग्रेविटी को, तो आप चाहे एक रुमाल गिराइए चाहे एक पत्थर, सभी दोस्तों समान दर से गिरेंगी अगर उस पर कोई बाहरी दबाव न हो, तो बाहरी इफेक्ट। तो ये बात सही है, गुरुत्वाकर्षण सभी वस्तुओं पर समान होता है, वही बात मैंने आपको बताया, तो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, सही भी है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हम लोग, देखते जाए, हमारा सब चीज क्लियर होता जाएगा हमारा। ऐसे दोस्तों हम लोग अगर एक एक प्रश्नों को देखेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखकर देखेंगे ना, पेशेंस रख के, तो हमारी तैयारी में बहुत ज्यादा धार लगेगी। हम लोगों का तैयारी जो पढ़े हैं हम लोग, वो अपडेट होता जाएगा और हम लोग नई नई चीजें सीखेंगे। तो दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ कह रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में अगर बताना है तो कितना होगा। हमें क्या मालूम कितना होगा, हमें तो बस एक फार्मूला याद होता है, एफ यानी फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9 बाई इंटू सेल्सियस, सी का मतलब सेल्सियस प्लस 32, ये हमें फार्मूला मालूम है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच अगर पूछा जाता है तो, अब जैसे फ़ारेनहाइट पूछ ले या सेल्सियस पूछ ले, हम लोग दोनों का निकाल सकते हैं। भाई एक पूछेगा एक देगा, तो आप मैथ पढ़े होगे, आराम से पक्षांतर करके निकाल लोगे। तो यहाँ पर हमें फ़ारेनहाइट में पूछा है, सेल्सियस वाला दिया है, तो 9 बटे यहाँ पर 5 कर दोगे आप, गुणा यहाँ किसका करोगे, सेल्सियस कितना है, 30 सेल्सियस है, प्लस 32 है, तो यहाँ पर 5 से अगर 30 को काटोगे 6 हो जाएगा, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, यहाँ 36 ये हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पर ये 32, 32 यहाँ पर बचेगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 3 3 6, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 9 चौक 36 प्लस 32 8, तो एक सेकंड यहाँ पर गलती हो गई क्या, यहाँ पर देख लें एक सेकंड, 5 छक 30 हो गया और 9 5 45 9 छक 54, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ ये मैंने 54 की जगह 36 लिख दिया है, तभी तो यहाँ पर आपका 54 हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ 32 यहाँ पर पहले से ही है, तो 2 और 4 6 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, तो आपका 86 हो जाएगा उत्तर। बहुत अच्छा, आगे चलें अगर हम लोग देखते हैं 23 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वही बात यहाँ पर दिया है, एक तरफ आपको मतलब कुछ आवाजें दे दी गई हैं और उनमें कितना डेसिबल होता है, कितनी तीव्रता होती है, वो बताना है, लेकिन गलत वाले बताना है, कौन सा जोड़ा हमारा गलत है। तो हम लोग जानते हैं साथ इन सारी चीजों का हम लोग कुछ नहीं याद है, मान लीजिए हम लोगों को, बस थोड़ा सा हम लोग नजर डालें, अगर थोड़ा सा भगवान ने बुद्धि अगर दिया होगा तो आसानी से आप कर लेंगे। देखिए, साधारण बातचीत यानी सबसे स्लो यही होता है दिए हुए सारी घटनाओं में, तो यानी इसका जो होता है दोस्तों तीव्रता, तो सबसे कम होगी। विद्युत मोटर, आप लोग जानते हैं विद्युत मोटर का इतना भी कम नहीं होता है, इसका 100 के आसपास होता है दोस्तों, तो यही आपका गलत दिया है। बाकी सब जेट विमान होता है उसका सबसे ज्यादा, यंत्र कारखाने ये भी 100-120 के बीच होते हैं, तो ऑप्शन बी आपका गलत हुआ, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। आगे अगर हम देखें 24 वाले को, थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ आपको सापेक्षता के सिद्धांत, आइंस्टीन वगैरह ऐसे मामले कुछ दिए गए हैं, विचार करना है इन पर और बता देना है सही क्या है। तो जरा देखें एक एक स्टेटमेंट को हम लोग, सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था, तो दोस्तों ये बात यहाँ पर तो बिल्कुल सही है, पहला वाला स्टेटमेंट सही हम लोग जानते हैं, और इनको 1921 में, आइंस्टीन को 1921 में दोस्तों इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था।
तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के अपने कार्य के लिए आइंस्टीन को 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था मेरे भाई। 1930 में रमन को दिया गया था, सीबी रमन को, जो मतलब उन्होंने खोज किया था, जिस तो आप लोग जानते होंगे इनके बारे में। और यहाँ जो दिया है इनको 1921 में मिला था, तो ये गलत हो जाएगा आपका। आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर गुरुत्वीय तरंगों का परिकल्पना की थी, तो बिल्कुल। तो 1 और 3 आपका यहाँ सही हुआ। जहां जहां 2 है हम लोग काट देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा उत्तर निकल आएगा। हमें ज्यादा दिमाग, एग्जाम में भी आप ऐसे करोगे, आप ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेशन मेथड लगाओगे आप लोग। आगे चले हम लोग अगर देखें 25 वाले में, तो मिलान से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। आपको एक यहाँ पर कुछ बांध दे दिए गए हैं, बांध, और दूसरी तरफ नदी। कौन सा बांध किस नदी पर है, तो इसको जानने से पहले हमें यह जानना होगा दोस्तों कौन सा बांध कहाँ है, किस नदी पर है। तो यहाँ पर जो मैथन बांध दिया है, तो इसको मान लीजिए, अभी थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर काकरा पार बांध जो दिया है, काकरा पार बांध दोस्तों ये कहाँ पर है, ये ताप्ती नदी में है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर ये हमारा, यहाँ पर ये बी के पास चला आएगा। ओंकारेश्वर जो बांध है दोस्तों, ये नर्मदा नदी पर है, ये मध्य प्रदेश, सॉरी यहाँ हमने याद किया है ना, मोदी काका कहाँ से हैं, गुजरात से हैं। तो गुजरात में क्या है, ताप्ती नदी है। तो यहाँ पर ये काकरा सही लगाया था मैं, ताप्ती नदी पर है, लेकिन यह गुजरात में है। तो यहाँ पर ये गुजरात में है। ओंकारेश्वर बांध दोस्तों यह मध्य प्रदेश में है। ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ये बनाया गया है। तो आप लोग जानते हैं ये यहाँ चला आएगा। पंचेत बांध कहाँ है दोस्तों, पंचेत बांध है दोस्तों झारखंड में है दोस्तों, दामोदर नदी, दामोदर नदी आते ही झारखंड आ जाएगा। बाकी एक आपका यहाँ और है मैथन बांध, ये कहाँ आ जाएगा अपने आप, ये बराकर नदी। तो यस, जब मैराथन चलता है तो हम लोगों को कंसंट्रेशन बरकरार रखना पड़ता है। तो ये सब बात सही है आपका। ए वाला 2 पे गया, ए वाला 2 पर कहाँ है, सी पे है। बाकी हमारा काम बन गया। आगे चले हम लोग देखते हैं, आगे चले यहाँ पर 126 में हम लोग गैसो हाल के बारे में आपको दे दिया गया है। तो ये गैसो हाल क्या होते हैं, अगर हम लोग अच्छे से अगर इसको पढ़े होंगे, साइंस वाला जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ गैसो हाल का जिक्र मैं डिटेल से किया था। तो गैसो हाल दोस्तों आप लोग जानते हैं, इसमें 90% पेट्रोल होता है और उसमें 10% एल्कोहल मिला दिया जाता है, 10% एल्कोहल मिला दिया जाता है। एल्कोहल मिलाने से पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है। ये ऑक्टेन संख्या क्या होती है कि ऑक्टेन संख्या जितना ज्यादा रहता है ईंधन का, वो ईंधन उतना ज्यादा जलता है। ईंधन अच्छे से जलेगा, बेहतरीन तरीके से जलेगा, तो इंजन में खटखटाहट कम आती है। ऑक्टेन यही बताता है। तो पहले वाले में है 90% सीसा रहित पेट्रोल, 10% एल्कोहल के मिश्रण को गैसोहाल कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ कह दिया है सीसा रहित, तो इसको ध्यान रखेंगे। एल्कोहल को मिलने से पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है, बिल्कुल वही मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ करें लेड का प्रयोग किया जाता है, अभी आपको बताया, यहाँ हिंदी में लिखा है, यहाँ वही अंग्रेजी में लिख दिया। नहीं मेरे भाई, लेड का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही हुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा, 126 का ऑप्शन सी। आगे हम लोग चले देखें 27 वाले को। तो यहाँ दोस्तों आपको कॉपर सल्फेट के बारे में कुछ जानकारियां आपको दी गई हैं, इन पर विचार करके बताना है कि सही क्या है। तो देखें यहाँ नीला थोथा, नीला थोथा जिसको दोस्तों इसका अगर हम लोग केमिकल फार्मूला देखें, कॉपर सल्फेट, हाइड्रस कॉपर सल्फेट के बारे में है, एक जली संयोजन लवण है। तो दोस्तों बिल्कुल है, ये हम लोग जानते हैं। तो ये वाला आपका एकदम सही हो जाएगा। ये वाला पहला वाला तो हम लोग सही हो जाए, क्योंकि नीला थोथा का फार्मूला यही होता है, और ये सही है आपका। दूसरे वाले का अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं जब इसे गर्म किया जाता है तो यह नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो नहीं मेरे भाई, सफेद रंग में परिवर्तित होता है। जैसे यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर SO4, और यहाँ पर 5H2 है, 5H2 है। जो हम लोग इसे दोस्तों गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये जो कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट सफेद रंग का दोस्तों ये अलग हो जाता है, व्हाइट में लिख दे रहा हूं। और इसके बाद आपको 5 जो है H2O आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो ये अलग हो जाता है। आपका ऑप्शन यहाँ पर 2 वाला तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो नीले रंग का नहीं सफेद रंग का देता है। तो यहाँ पर आपका सही क्या हुआ, केवल मतलब केवल ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 27 का ए हुआ। आगे अगर हम लोग 28 वाले को यहाँ देखें तो कह रहे हैं आपसे विचार कीजिए, भाई विचार करेंगे, बताना है सही क्या है। तो कह रहे हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल हम लोग जानते हैं जो सिरका में होता है, तो इसका आजकल खाद्य में और इंडस्ट्रियल में बड़ा उपयोग हो रहा है। एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल यानी
वीक होता है, वीक एसिड होता है, तो यस वीक एसिड होता है, ये वाला सही है। तो दूसरे वाले में कह रहे हैं एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH4O2 है। इसी को दोस्तों दूसरे चीज में एक्सप्लेन किया जाता है, तब आप समझ पाएंगे। अगर आप लोग थोड़ा बहुत केमिस्ट्री जानते होंगे दोस्तों, तो CH3COOH, ये इससे COOH ग्रुप जुड़ा है, यही बात यहाँ पर है जो मैंने आपको खोल कर बता दिया, यहाँ बंद करके दिखाए हैं, तो ये भी बात सही है। एस्टिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, तो ये बात सही है, वही है, ओइक ग्रुप लगा है तो एथेनोइक हो गया, COOH है ना, इसे ओइक ग्रुप कहा जाता है, तो ये बात सही है, ये भी वाला। तो आगे कह रहे हैं एसिटिक अम्ल का प्रयोग केवल खाद्य उद्योगों में किया जाता है, तो नहीं मेरे भाई, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी अब इसका उपयोग किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, 1 2 3 आपका सी हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं हम लोग 29 वाला, आपको मिलाने के लिए कह रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोगों के लिए चैलेंज होगा, क्योंकि अगले पेज पे कट गया है, तो थोड़ा सा हमें दिमाग में बैठाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग भूल जाएंगे। एक तरफ हमें यहाँ पर कंपाउंड के ओर्स दे दिए गए हैं और यहाँ पर उसका संगठन दे दिया है। तो दोस्तों हम लोग खूब जानते हैं, वॉशिंग सोडा के बारे में हम लोग खूब पढ़े हैं, सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा के बारे में हम लोग को खूब रटाया गया था, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्रायोलाइट दिया गया है। क्रायोलाइट हम लोग जानते हैं, ये सोडियम एल्युमिनियम एफ करके उसमें होता है, फ्लोरीन करके होता है, तो ये कहाँ पर है, कहीं पे फ्लोरीन दिख रहा है, यहाँ पर है, तो ये डी वाला आप पे 3 चला जाएगा। बोरेक्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, बोरेक्स जिसे हम लोग सुहागा कहते हैं, तो इसका होता है दोस्तों, बोरान भी होता है, सोडियम भी होता है इसमें, तो ये कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा। एक बॉक्साइड बचता है, तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर चला आएगा हम लोगों का, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग, हमारा ऑप्शन कौन होगा, ए वाला 2 पर, बी वाला 1 पर, यानी 1 2 3 4 आपस में उल्टे उल्टे हैं, तो 1 2 3 4 आपस में उल्टे उल्टे हैं, तो एक के पास 2, बी के पास ये वाला सी वाला हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे हम लोग अगर ये 130 वाले को देखें, तो आयोडीन क्लिंचर के बारे में आपको कुछ दिया है। आयोडीन क्लिंचर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है दोस्तों? आयोडीन क्लिंचर क्या होता है, आपके जो मरहम एंटीसेप्टिक क्रीम होती हैं, जैसे मरहम होता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। क्या क्या होता है इसमें? दारू होता है, यानी एल्कोहल होता है, और क्या होता है दोस्तों, एल्कोहल के साथ साथ आपको इसमें कुछ आयोडीन होती है और पानी होता है, ऐसे इसमें मिलाकर बनाया जाता है। आयोडीन क्लिंचर का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। आगे हम लोग ये 31 वाले को अगर देखें, तो यहाँ भी आपको मिलाने के लिए दिया है दोस्तों। मिलाने वाले में हमें खूब फैक्ट तैयार होते हैं, बड़ा मजा भी आता है, क्योंकि आसानी से सॉल्व भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखना है हमें, सूची 1 2 को मिलाना है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आपको जो दिया गया है, आपको यहाँ मिलाना है हम लोगों को, तो कब यहाँ पर है साइकोबायोलॉजी दोस्तों, जंतुओं के मनोवृत्ति का अध्ययन होता है ये। तो साइकोबायोलॉजी में ये क्या होता है, इसमें जंतुओं के मनोवृत्ति का अध्ययन होता है यहाँ पर। और एथेनो, एथेनो का मतलब क्या होता है दोस्तों? नस्ल होता है, वंश होता है। तो नस्ल वंश कहाँ दिख रहा है? मनुष्य के पास है। तो एथनोलॉजी किससे संबंधित है? मनुष्य के वंश के क्रम का अध्ययन करने के लिए। अब देखते हैं हमारा काम बना, सी वाला 4 पे होना चाहिए और ए वाला 2 पर। तो ए वाला 2 पर, सी वाला 4 पर, तो ए 2 पर सिर्फ यही सी वाले के पास है और किसी के पास नहीं, तो हम कह सकते हैं उत्तर हमारा यही होगा। अब हम इसके आधार पर कह सकते हैं टेक्सोनॉमी हमारा क्या हो जाएगा, ये पादप का वर्गीकरण से संबंधित हो जाएगा। और एल्गोलॉजी शैवाल का अध्ययन, हम लोग खूब पढ़े हैं इसके बारे में भी। आगे यहाँ पर देखें हम लोग अगर 132 वाले में, तो यहाँ थोड़ा सा देखिए, आपको उलझाने की कोशिश किए गए, लेकिन आप यहाँ उलझिएगा नहीं, विचार करना है यहाँ हमें और बताना है सही क्या है। तो थोड़ा ध्यान देंगे। पहले वाले में कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण के केंद्र, जिसे दोस्तों हम लोग इन स्पेस कहते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का वाणिज्यिक शाखा है दोस्तों। इसरो का जो वाणिज्यिक शाखा है, यह दोस्तों इस न्यू इंडिया लिमिटेड है दोस्तों, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसे हम लोग नस्सिल बोलते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा, तो इसलिए यह गलत हुआ। यहाँ कह रहे हैं न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड निजी संस्थाओं की सभी अंतरिक्ष क्षेत्रों की गतिविधियों के लिए एकल खिड़की स्वतंत्र नोडल एजेंसी है। तो दोस्तों इसी के जगह पर दोस्तों यहाँ ये रहना चाहिए था, यानी इन स्पेस को यहाँ रहना चाहिए था, और ये जो यहाँ नस्सिल है ये यहाँ रहना चाहिए था, तो यहाँ पर तब सही हो जाता। हमारा जस्ट उल्टा कर दिए हैं दोनों का, और हमें कह रहे हैं सही उत्तर देना है, तो भाई हम सही नहीं दे पाएंगे, दोनों आपका गलत है। तो आगे यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं, पूछा जा रहा है 133 में, फिर यहाँ पर कुछ हमें जोड़े दिए गए हैं, जोड़े दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा हमारा सही है उसी को हमें बताना है, यानी 3 इनके जोड़े गलत हैं। तो यहाँ दोस्तों किडनी, किडनी को हम लोग आंख मूंद कर कह सकते हैं भाई, हमारे शरीर में
जो अपशिष्ट नाइट्रोजनी पदार्थ हैं उनको निकालने यानी मलमूत्र जैसे पदार्थों को निकालने काम होता है। वही नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जल की अतिरिक्त मात्रा एवं टॉक्सिन को बाहर निकालना हमें मिल गया, हम इसके लिए 100% कन्फर्म है, तो हम ज़्यादा उठा पटक नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चले हम लोग देखते हैं यहाँ दोस्तों वर्गीकी का संवर्धन दिया है, यानी सबसे इसका क्रम बताना है, सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन होता है, इसके बारे में। तो दोस्तों हम लोग खूब जाते हैं दोस्तों, वर्गीकी होता है जगत, संघ, वर्ग सबसे बड़ा, और यहाँ पर ये जो आपका ये है प्रजाति, गण, वंश, संघ, जगत ऐसे होता है ना, तो ऑप्शन सी आपका ये हो जाएगा। ये एक सेकंड गलत हो गया का, यस हम गलती में जल्दबाजी हो गया हमसे। तो यहाँ प्रजाति होता है, वंश होता है, फिर गण आता है, संघ आता है, जगत, ऐसे ऑप्शन बी आपका होगा। आगे देखें यहाँ 135 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है किस ग्रंथि के अति स्त्रावण, हम लोग जानते हैं थायराइड ग्रंथि जो होती है उसके जो उसका हार्मोन्स का अगर अधिक थायराइड हार्मोन को अधिक ज्यादा अगर वो सेक्रेट कर देती है तो उसे गेब्स रोग, फ्लूमर रोग जैसे हो जाता है जो इम्यूनिटी से संबंधित है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये किस नामक रोग हो जाता है, किस ग्रंथि के अतिस्रावण से, भाई थायराइड के। तो आगे यहाँ पर हम लोग 36 वाले को अगर देख लिया जाए तो कह रहे हैं कौन सा कथन यहाँ आपका सही है, तो थोड़ा सा गौर करेंगे, इधर सही पूछा जा रहा है आपसे। तो चले हम लोग बताएंगे भाई हाँ कौन सा सही है आपका। न्यूक्लियस यानी केंद्रक जो होता है भोजन के डीएनए और आरएनए को नहीं पचाता है। तो दोस्तों जो न्यूक्लियस होता है वो डीएनए और आरएनए को पचा ले जाता है। तो यहाँ पर ये बात आपकी इनकी यहाँ पर गलत निकल गई, ये बात यहाँ पर इनकी गलत हो गई। और दूसरे वाले में कह रहे हैं काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है, बिल्कुल बदलता है, तो ये वाला आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग यहाँ पर 137 वाले को अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं यहाँ कौन सा कथन सही है, हमारा चारों दिए हुए ऑप्शन में सही क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। कैरोटीन एवं जैंथोफिल नामक वर्णक, आप लोग जानते हैं ये पीले रंग का दोस्तों पदार्थ होता है, ये जो पत्तियों के पीला कर देता है। तो ये कैरोटीन और जैंथोफिल नामक ये जो वर्णक, वर्णक का मतलब रंग होता है, तो ये पत्तियों का रंग पीला करता है। तो ये बात यहाँ सही है इनकी, तो सही पूछ रहे हैं तो सही हो गया, अब कोई गलत नहीं है क्योंकि हम कंफर्म है इसके लिए। और हरित लवक जानते हैं उन भागों में पाया जाता है जहां प्रकाश पहुंचता है, तो यहाँ ये गलत हो गया ये भी, और बाकी सब गलते होंगे। अवर्णी लवक, अवर्णी लवक मतलब जो बिना कलर का होता है, कलरलेस की बात कर रहे हैं, कैरोटीन और जैंथोफिल नामक वर्णक में पाया जाता है। तो दोस्तों ये भी बात गलत है, यहाँ पर उसमें नहीं पाया जाता है क्योंकि अवर्णी होता है। आगे अगर हम लोग 38 वाले को देखें तो यहाँ आपको कथन कारण से रिलेटेड सवाल दिए गए हैं, कथन है फिर कारण है। तो देखें हम लोग, जाइलम को जटिल ऊतक कहते हैं, यही जाइलम होता है दोस्तों जो जल को विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाता है पौधों में, जैसे जाइलम और जैसे मतलब जल। तो ये और फ्लोएम क्या होता है, वो फूड को पहुंचाता है, तो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं, वाहिनियों, वाहिकाओं, काष्ठ तंतु और काष्ठ मृदूतक की बनी होती है। तो ये बात यहाँ पर सही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आपका यहाँ पर सही हो जाना चाहिए। देखते हैं हमारा एक्सप्लेन कर रहा है तो हमारा ए वाला हो जाएगा। आगे अगर हम लोग 39 वाले को देख लें, अगर एक सेकंड, यहाँ आपको बीमारियां और उस बीमारियों से प्रभावित अंग क्या होते हैं ये आपको दिया है, यहाँ आपको बताना है थोड़ा सा बीमारियां और उससे प्रभावित अंग। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं एड्स से क्या होता है, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। तो यहाँ पर रक्षात्मक प्रणाली जो होती है ये खराब हो जाती है। और पोलियो से क्या होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा गला, रीढ़ की हड्डी वगैरह और तंत्रिका तंत्र ये सब दोस्तों बेकार हो जाते हैं ये। और रेबीज क्या होता है दोस्तों, यह तो मतलब तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, जो कुत्ता बिल्ली जैसे जानवरों के काटने से होता है। और यहाँ पर दिया है आपको डेंगू बुखार, ये पूरे शरीर को करता है दोस्तों, या इसके तो आप लोग बहुत ज़्यादा परिचित होंगे। तो यहाँ पर आपका सही कौन, ए वाला 3 पे जाना चाहिए, सी वाला 4 पे, ए 3 पे और बी वाला 1 पे और सी 4 पे, डी 2 पर। तो यस आपका सी हो जाएगा, सी वाला। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें 140 में, तो यहाँ साथियों आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है। तो देखें भाई कौन सा गलत है, पढ़े हम लोग। सागर में मृदा के अवसाद से बैरियर द्वीप पारितंत्र का निर्माण होता है। यस दोस्तों, उसमें जो मृदा के अवसाद होते हैं यानी उनका जो मलबा होता है वो तटों पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं,
तो जो सो तटों जो उनका तट होता है किनारा, उसके कटाव को भी उन्होंने रोकते हैं, तो अच्छा होता है उनके लिए, सही है ये। बैरियर द्वीप पारितंत्र में स्थल एवं जलीय पारितंत्र के मध्य एक तंत्र होता है जिनमें दोनों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, यानी स्थल की भी प्रजातियां और वो जो समुद्र के भी जल की भी प्रजातियां उसमें पाई जाती हैं। तो यहाँ आपका ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, तो आप कह सकते हैं आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये बी हो जाएगा। 140 का आपका बी हुआ। तो ओके, तो स्थल एवं जलीय पाइथन के मध्य एक तंत्र होता है जिसमें दोनों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो आपका तो सही नहीं पूछ रहा है ना दोस्तों, यहाँ कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है, तो हम गलत का लगा दिए। दोनों कैसे सही हो जाएंगे, यानी दोनों तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये सही नहीं बता रहे हैं, तो हमारा डी हो जाएगा। भाई ऐसा कोई नहीं है जो गलत है। चले हम लोग ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जहां मार्किंग नहीं करते वहां जरूर हम लोग गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए मैं पहले ही से ही मार्किंग कर देता हूं यहाँ। तो जैविक अनुक्रमण के प्रावस्थाओं को क्रम दिया है यहाँ पर, तो ये बड़ा मजा आता है ऐसे सवालों को सॉल्व करने में। 2024 के पीसीएस में ये सवाल पूछा गया था। आप ऐसे सोच लीजिए, आपको अगर मुंबई जाना है कमाने, तो आप यहां से जाएंगे, पहले तो मुंबई पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात यह है वहां पर आप प्रवास करेंगे, यानी पहुंचना है आपको। पहुंच जाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, कोई ठिकाना हो खोजेंगे कि हमको कहीं कहाँ रुकना है, तो वो आपका दोस्तों स्थानापन्न हो जाएगा, यानी स्थान ढूंढेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, जहां रुकेंगे तो वहां पर माहौल तैयार करेंगे, किससे हमें बात करना है, किससे नहीं, किससे किस तरह का व्यवहार करना है, किसको कैसी प्रतिक्रिया देनी है, तो प्रतिक्रिया होती है वहां जीवों की। उसके अंत में सब कुछ सही हो जाता है, तो आप वहां पर क्या हो जाते हैं, स्टेबलाइज हो जाते हैं, वहां के लिए राजा बन जाते हैं। तो यही हुआ आपका। कौन कौन सा होगा, पहले नंबर पर आपका 2 आ जाएगा। 2 क्रोनोलॉजी में अगर हम लोग सेट करें तो आपका 2 आएगा। 2 के बाद कौन आ जाएगा, 3 आएगा। 3 के बाद आपका 1, 1 के बाद 4, यानी 3 2 1 4, यही हमारा क्रम होगा। 2 3 1 4। तो कहाँ है 2 3 1 4 छुपा हुआ है, 2 3 1 4 यहाँ सी के पास है। आगे अगर हम लोग देखें ये 142 वाले को, तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें मिलान से संबंधित प्रश्न दिया है। चलो देखते हैं, इसको फोड़ते हैं। जैविक अन्योन क्रिया के प्रकार दिए हैं यहाँ पर, आप लोग खूब जानते हैं। अन्योन क्रिया मतलब एक जीव दूसरे जीव से जो जिस तरह से रिलेट होता है उसे अन्योन क्रिया कहते हैं, और उसके उदाहरण क्या है, तो दोस्तों हम लोग खूब जानते हैं। अमरबेल यहाँ पर दिया है दोस्तों, तो अमरबेल हम लोग जानते हैं यह एक परजीवी पौधा है। परजीवी मतलब जो दूसरों पर जिंदा रहता है। जैसे हम आपके सहारे अगर जी रहे हैं तो हम परजीवी हो गए, और आपके सहारे जी रहे हैं तो आप मेजबान हो गए। तो अमरबेल दोस्तों जिस पौधे पर रहती है उससे तो अपना पोषण वगैरह लेती है, उसको तो नुकसान पहुंचाते देती है। तो यहाँ पर यही है दोस्तों। यहाँ तो आपका परजीविता तो अमरबेल के पास चला आएगा, कोई डाउट नहीं। और सहजीवी का मतलब क्या होता है, दोनों साथ साथ जीते हैं, दोनों को फायदा होता है लेकिन नुकसान नहीं होता यहाँ। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो सी वाला तो आपका 4 के पास गया ना, सी वाला तो आपका 4 के पास जाएगा यहाँ पर। और ये सहजीविता में क्या आ जाएगा, सहजीविता में ये लाइकेन आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका डी वाला तो यहाँ चला जाएगा, आपका ये यहाँ चला आएगा। और परभक्षण, हम लोग इसे कहाँ भूल गए, परभक्षण मतलब मार के खाना। कोई शेर अगर हिरण को मार के खा रहा है तो इसका मतलब परभक्षण में होता है कि एक को फायदा एक को नुकसान होता है। तो ये हो जाएगा बी वाला हमारा 3 पे चला आ जाएगा। तो और असहभोजिता में क्या होगा, पेंसिलिन, कवक और बैक्टीरिया आ जाएंगे। तो यस यही वाले हमारे होंगे। तो हमारा कौन सा हुआ, ए वाला 2 पर, बी वाला 3 पर। तो ए वाला 2, बी वाला 3, सी वाला 4 पे गया और डी 1 पे गया। तो यही हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चले अगर हम लोग देखते हैं 43 वाले में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिया है, देखो बायो ओकुमुलेशन से संबंधित दिया है, जैव संचरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में बायो ओकुमुलेशन कहते हैं, हिंदी में जैव संचयन। इससे क्या होता है, कोई जीव जैसे प्रदूषक लेता है प्राथमिक जीव में, तो जितना लेता है उतना निकाल नहीं पाता है, यानी जितना वो इनटेक करता है उतना वो रिमूव नहीं कर पाता है, इसलिए उसमें जो इकट्ठा होने लगते हैं, स्टोर होने लगते हैं। अगर उस जीव को कोई दूसरा जीव खाता है तो उससे तेजी से वहां पर फैलने लगते हैं। यही होता है यहाँ। तो आपसे पूछा जा रहा है सही क्या है, मतलब सही कौन सा नहीं है। तो देखें, हम लोग कह रहे हैं कि जब किसी प्रदूषक का सांद्रण खाद्य श्रृंखला में प्रथम जीव में बढ़ता है तो इसे जैव संचयन कहते हैं। बिल्कुल वही मैंने बताया अभी। तो पहला वाला तो सही है आपका, बायो अक्युमुलेशन। जैव संचयन की प्रक्रिया में संदूषक मतलब एक तरह का प्रदूषक पदार्थ हो गया,
अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण मतलब इनटेक इसे इंग्लिश में कहते हैं, मतलब लेना। संग्रहण मतलब स्टोर, निष्कासन मतलब निकालना। तो यहाँ कह रहे हैं अंतर्ग्रहण, संग्रहण और निष्कासन दर सब एक समान होते नहीं मेरे भाई, एक समान होते तो वो बढ़ता क्यों? जैसे कोई जितना खा रहा है उतना निकाल दे रहा है तो उसमें स्टोर ही नहीं होता। इसका मतलब वो जितना ले रहा है उतना निकाल नहीं पा रहा है, उसमें कुछ स्टोर हो रहा है। तो इसका मतलब ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो केवल एक आपका सही हुआ। 43 का आपका जो होना चाहिए आंसर, तो आपका कौन सा, अच्छा सही नहीं बता रहे हैं ना, तो दूसरा सही नहीं है बिल्कुल। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पहला तो सही निकल गया। यहाँ पर हमें कौन सा सही नहीं है, तो सी वाला। आगे चले हम लोग बढ़ जाएं, 44 वाले को अगर देखें तो आपसे कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है। बड़ा खतरनाक होते हैं ऐसे सवाल, सही नहीं है नहीं है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आदती है हम लोग को यस करने की। तो शैवाल बहुकोशिकी भी होते हैं। तो दोस्तों यस, शैवाल जो होते हैं वो एक कोशिकी से लेकर बहुकोशिकी भी होते हैं, ये सही है वाला, बिल्कुल सही है। शैवाल का वर्गीकरण क्रिप्टोगैम के थैलाफाइट वर्ग में किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ए भी वाला तो आपका सही ही है, बिल्कुल सही है, हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में। शैवाल का प्रयोग कृषि, उद्योग, चिकित्सा में भी भारी उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। शुरू के 3 सही हो गए, चौथा ही गलत होगा। क्यों गलत है? क्योंकि सभी शैवाल नाइट्रोजन को स्थिर मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, सभी नहीं, एकाक होते हैं। और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो ऐसा काम करते हैं, तो ये डी वाला गलत हुआ आपका। आगे अगर हम लोग चलें 45 वाले को अगर देख लें तो यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। वायुमंडल, क्या पूछा जा रहा है आपसे? वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें विभिन्न प्रकार की हैं उसके बारे में भाई हम लोग तो कक्षा 6 से ही पढ़ते आ रहे भाई। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन है, तो इसे आरोही क्रम में हमें बताना है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, नाइट्रोजन हमारा आरोही क्रम में बताना है, यानी बढ़ते क्रम में, तो सबसे ज्यादा जो होगा वो सबसे अंत में रहेगा। नाइट्रोजन जो है वो सबसे अंत में रखोगे आप, तो 2 सबसे अंत में रहेगा। 2 सबसे अंत में कहाँ है यहाँ, तो ये यहाँ है, सी के पास है, तो आराम से मिल गया, बिना कुछ मेहनत किए ही मिल गया। नाइट्रोजन के बाद दोस्तों क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो यानी लास्ट से ये होना चाहिए, ये यहाँ पर है, बिल्कुल सही। और सबसे कम यहाँ हीलियम होता है, बहुत अच्छा। आगे चले हम दो देखते हैं यहाँ, अगर ये हमारा ये 146 वाले में, तो मौद्रिक नीति समिति के बारे में दोस्तों आपसे सवाल पूछा जा रहा है। मौद्रिक नीति समिति के बारे में बताना है हमें, इसके बारे में तो कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं यहाँ मौद्रिक नीति समिति की बात जब आती है तो हम लोग दोस्तों खूब जानते हैं कि ये 2016 में इसको बनाया गया था मौद्रिक नीति, ये 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये 6 सदस्य होते हैं इसमें। और इसकी महीने में जो हर तीसरे महीने बैठक होती है, नहीं साल भरे में 4 बैठकें होती हैं यहाँ। तो इतना जान लीजिए, अब आपका काम बन जाएगा। इस समिति में वर्ष में 6 बार बैठक होती है, नहीं मेरे भाई 4 बार होती है। तो यहाँ पर ये गलत हुआ, और यही करें कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। इस समिति में 6 सदस्य होते हैं बिल्कुल। और यहाँ पर कह रहे हैं मौद्रिक नीति समिति जो है 4 वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण करते हैं, सही है। 2016 में स्थापना हुई थी, वो भी सही है, मैंने बताया। तो ए वाला गड़बड़ था आपका, क्यों गड़बड़ था वो मैंने बता दिया, 6 की जगह 4 होना चाहिए था। 47 को अगर हम लोग यहाँ पर देख लें तो आपको जीएसटी के बारे में पूछा जा रहा है। खूब आपको मालूम है 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था। तो कह रहे हैं यह मूल्य वर्धित कर, जिसे वैट कहते हैं, वैट सिद्धांत पर ये बनाया गया है। यस, पहले वैट ही था। 1 जुलाई 2016 को, नहीं भाई 2017 में बनाया था, 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू किया गया था इसको। तो यहाँ पर 2 जहाँ होगा आप गलत कर दीजिए, आपका उत्तर अपने आप निकल आएगा। तो तीसरे वाले में करिए जीएसटी की दरें विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के अनुसार अलग अलग होती हैं। तो क्या अलग अलग होती हैं? तो यस, बिल्कुल ये वाला आपका यहाँ सही हो जाएगा, 1 और 3 आपका सही है। आगे अगर हम लोग देखें 48 वाले में, तो यहाँ पर आपको दोस्तों प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा ये संबंधित दिया है। अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स अगर पढ़े होंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। प्राथमिक घाटा क्या होता है, उससे पहले आपको जानना पड़ेगा राजकोषीय घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटा क्या है, जैसे आप घर पे कोई फंक्शन कर रहे हो, तो मान लीजिए आप 100 करोड़ खर्च करने वाले हो किसी प्रोजेक्ट पर, 100 करोड़ खर्च करने वाले हो, तो आपका 150 करोड़ खर्च हो गया। जो 50 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च हुआ, आपके पास तो 100 करोड़ था, आपने खर्च 150 करोड़ कर दिया,
तो 50 करोड़ जो आपने खर्चा किया एक्स्ट्रा, तो कहीं से कर्ज लेकर खर्चा किया होगा, तो यही आप समझ लीजिए आपका राजकोषीय घाटा है। यही राजकोषीय घाटा है। यहाँ पर प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के मध्य अंतर होता है। तो यस, आप लोग मतलब यहाँ से राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान जितना कि आपने किया है वो निकाल देंगे तो आपको प्राथमिक घाटा मिल जाएगा। सही है। राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे से पूंजीगत व्यय घटाकर निकाला जाता है। तो ये बात यहाँ पर राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे से पूंजीगत व्यय से निकाला जाता है, तो ये बात यहाँ पर गलत है। तो आपका केवल सही हो जाएगा ऑप्शन ये ए वाला। तो मतलब केवल ए यानी ऑप्शन बी। आगे चले हम लोग अगर देखें 49 वाले में, तो आपको कूका विद्रोह से संबंधित सवाल पूछा जा रहा है। कूका विद्रोह जानते हैं 1840 में आसपास। इसको दो उत्तर आते हैं, एक तो 50 के बाद वाला कोई देते हैं और एक ये। तो कूका विद्रोह 1840 के आसपास हुआ था विद्रोह। यह नेता भगत जवाहर मल इसके नेता थे। और दोस्तों एक खास बात है, यह सिखों के बीच हुआ था। यह दोस्तों जो एक तरह से धार्मिक सुधार के लिए था, जो धर्म में गड़बड़ियां थी उसको सुधार के लिए था, लेकिन बाद में यह राजनीतिक रूप ले लिया। तो इसका आयोजन करें झारखंड में हुआ था मेरे भाई। जब सिखों से संबंधित था तो ये पंजाब में हुआ होगा ना, इतना तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो झारखंड में कौन सा पंजाबी है, तो सिख है वहां पर, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो आपका दो जहां गलत हो गया, आप कह सकते हो आपका उत्तर आसान हो गया, वो भी हमें सही बताना है। तो यह कह रहे हैं एक राजनीतिक आंदोलन था मेरे भाई, धार्मिक आंदोलन था, लेकिन बाद में राजनीतिक रूप ले लिया। तो यहाँ उल्टा कर दिए हैं, यहाँ ये यहाँ रहना चाहिए था और ये यहाँ रहना चाहिए था, तब सही होता। तो यानी केवल एक आपका सही है, ऑप्शन ए। आगे अगर हम लोग बढ़ जाएं 50 वाले को देखें, तो यहाँ क्या कह रहे हैं आपसे, आपको कह रहे हैं इसमें बताना है सही क्या है, क्रोनोलॉजी में हमें इसे सेट करना है। तो बड़ा अच्छा सवाल है यहाँ। तो हमें यहाँ क्या करना है, पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी तक, यानी पहले किसकी स्थापना हुई, फिर बाद में ऐसे ऐसे करके। तो दोस्तों हम लोग बड़े ऐसे सवालों को बड़े अच्छे से सॉल्व करते हैं। यहाँ जो भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम है, इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, आईसीआई कहते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। थोड़ा ध्यान देंगे, ऐसे सवाल आप करेंगे तो आपको कई सारा फैक्ट मालूम पड़ेगा। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो होता है, इसे दोस्तों हम लोग शॉर्टकट में इडबी कहते हैं। अगर इंग्लिश दिया होता तो शायद आप कर लेते। इडबी की स्थापना कब हुई थी, 1964 में हुआ था। 1964 में हुआ था। इंपीरियल बैंक ऑफ ये इंपीरियल बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो ये 1921 में हुआ था इंपीरियल का ना, बाद में स्टेट बना जो है उसमें आया आरबीआई स्टेट में। तो यहाँ पर ये 1921 हो जाएगा यहाँ। और एक तो इसको बारे में हम लोग कौन भूल सकता है, कैसे भूल सकता है, यहाँ पर कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक जिसे हम लोग नाबार्ड कहते हैं, नाबार्ड की स्थापना तो 1982 में हुआ था ना। और एक बस्ती है हमारा यहाँ पर भारतीय औद्योगिक, सब हो गया ना, सब हो गया। तो सबसे पहले पर हम किसको रखें आप बताइए, इंपीरियल वाले को रखेंगे क्योंकि सबसे पहले इसी का हुआ था। तो दो हमारा सबसे पहले होना चाहिए था, तो इसको हम लोग सामने से हटाएं। और सबसे अंत में कौन जाएगा, तो भाई हमें फंसा दिए हैं यहाँ पर, ये दो भी दे दिए हैं पहले, लास्ट भी दे दिए हैं दोनों में। अब हमें एक लास्ट से एक ढूंढना पड़ेगा, यानी अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ ये 64 वाले को हम लोग रखें, यानी पहले वाले को। तो पहले वाला यानी सी हो जाएगा हमारा, ये 50 का सी। बहुत अच्छा दोस्तों, हम लोगों ने आज अपनी जो ये टेस्ट सीरीज शुरू किया था 7वीं वाली, 7वीं टेस्ट सीरीज को दोस्तों आज हम लोगों ने भली भांति बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कर लिया है। आगे दोस्तों हम लोग ये 8वीं टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे। उसके लिए दोस्तों आपको इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा आपको शेयर करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। इसके आपके जो भी प्रतिक्रिया हमें अच्छी प्रतिक्रिया आई तो हम दोस्तों कल इसके बाद दोस्तों ये 8वीं टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे। धन्यवाद।